हेलो एवरीवन, आइए अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 15 जो कि पार्ट थर्ड का एक हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से आर्टिकल 15 मेंशन्ड है। स्लाइड्स आपके रेफरेंस के लिए है। आइए अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है यानी मना करता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन 5 ग्राउंड्स पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन। वो 5 ग्राउंड्स कौन से हैं? पहला है आपका रिलीजन, दूसरा रेस, तीसरा कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से ग्राउंड दिए गए हैं आर्टिकल 15 में। अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 16 तो उसमें ग्राउंड्स डिफरेंट हैं। सिमिलरली ऐसे ही आप लिमिटेशंस जब पढ़ेंगे, हर आर्टिकल के कुछ ना कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं। ठीक, अब इसे क्लॉज 1 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक, और क्लॉज 2 ये कहता है कोई सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आर्टिकल अप्लाई दोनों को करता है, स्टेट और सिटीजन्स। ठीक है, दोनों को। अब आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 को देखते हैं ध्यान से कि क्या कहता है। ये कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन को 5 ग्राउंड्स पे, जो कि मैंने बताया। ठीक, 15 क्लॉज 1 यही मेंशन करता है। 15 क्लॉज 2 में ये दिया हुआ है कि कोई भी सिटीजन इन्हीं 5 ग्राउंड्स जिसके पहले मेंशन है उस पर किसी भी और व्यक्ति को किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी का एहसास नहीं कराएगा, कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं करेगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लाएगा उस पर, और कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं करेगा। अब डिसेबिलिटी का ये मतलब है कि किसी को सक्षम ना होने देना किसी काम के लिए। ठीक, सिमिलरली लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी इम्पोज करना कि आप सर्टेन एंड सर्टेन रिलीजन या कास्ट पे करते हो इसलिए आपकी लाइबिलिटी है कि आप ये करेंगे। सिमिलरली रेस्ट्रिक्शन कि आप सर्टेन एंड सर्टेन कास्ट को बिलोंग करते हैं इसलिए आप ये पर्टिकुलर रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। और कोई कंडीशन इम्पोज करना कि आपको ये चीज़ अलाउ तभी होगी जब ये आप सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। ठीक, ये 4 टर्म्स मेंशन्ड हैं आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 में। ठीक, डिसेबिलिटी का मतलब यह है कि अलाउ नहीं करना एक तरह से किसी को कि आप सक्षम नहीं हैं, लेकिन ये उससे एक बहुत ही बड़ा एक तरह का टर्म है। एक ये बहुत ही वाइड उसमें यूज़ होता है, वाइड कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है कि आप डिसेबल हैं मतलब आप कर ही नहीं सकते इस चीज़ को। ठीक है, फिलहाल ये जानना ज़रूरी है कि ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन ये किसके रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग व्हाट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए है वो एक्सेस के बारे में बताता है। अब एक्सेस का क्या मतलब है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पे किसी भी तरह की लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन नहीं इम्पोज करेगा। किस चीज़ के रिगार्डिंग? पहला क्या है? पहला ये है कि वो किसी भी शॉप को, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट को, सिमिलरली किसी भी रेस्टोरेंट को, होटल्स को, किसी भी प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी किसी भी शॉप पे कोई जा सकता है, सामान ले सकता है, कहीं भी किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, किसी भी होटल में रह सकता है, किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेस पे जा सकता है, चाहे वो किसी तरह का मेला हो, कोई मूवी थिएटर हो, एट्सेट्रा। ठीक, अब क्लॉज बी को देखें, 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, तो ये यूज़ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए ऐसा कहता है। यानी कोई भी सिटीजन दूसरे को एक्सेस करने से मना नहीं करेगा। ठीक, जो लाइबिलिटी और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं ये इम्पोज नहीं करेगा, सब्जेक्ट नहीं करेगा किसी पे। सिमिलरली ये यूज़ करने पे भी किसी तरह की कंडीशन या वगैरह नहीं लगाएगा, चाहे वो वेल्स हों, चाहे टैंक्स हों, चाहे बेथिंग घाट्स हों, चाहे रोड्स हों, या प्लेस ऑफ
पब्लिक रिजॉर्ट, ये सारे टर्म्स मेंशन्ड हैं। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड्स मेंशन्ड हैं। कई बार अब क्योंकि तरीका बदल रहा है सवाल पूछने का, इसलिए एक झलक इस चीज़ को देखेंगे तो आपको वैसे भी याद रहेगी। तो चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मेंस में लिखना हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की बात हो, तो आपको इतनी नॉलेज रहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई शॉप टर्म मेंशन है? बिल्कुल मेंशन्ड है। क्या होटल मेंशन्ड है? इंसान सोचेगा नहीं, होटल तो मेंशन नहीं हो सकता, वो एक जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये जो वेल्स, टैंक्स और बेथिंग गार्ड्स और रोड्स और प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट की बात हो रही है, तो क्या कि कोई किसी और का वेल यूज़ कर सकता है किसी के घर में जाके? नहीं। बात ये पब्लिक की हो रही है, यानी कोई भी जनरल पब्लिक के पर्पस के लिए, के यूज़ के लिए अगर कोई है जिसे मेंटेन कर रहा है, चाहे होलली बोलें या पार्टली बोलें, वो स्टेट फंड्स द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। यानी स्टेट फंड्स द्वारा मेंटेन कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक पर्पस के लिए, चाहे वो वेल्स हो, चाहे टैंक्स हो, चाहे बेथिंग गार्ड्स हो, चाहे रोड्स हो, इस चीज़ पे कोई और सिटीजन किसी और पे कंडीशन नहीं इम्पोज कर सकता, रेस्ट्रिक्शन नहीं ला सकता, लाइबिलिटी नहीं इम्पोज करता, और डिसेबिलिटी नहीं इम्पोज कर सकता। ठीक, ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक, यही मैंने इसमें आपकी स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ है, जो कि उससे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हुआ है। ठीक, अब 15 क्लॉज 3 को देखते हैं। 15 क्लॉज 3 क्या कहता है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक, 15 क्लॉज 3 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा कोई भी आर्टिकल स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए। ठीक, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो। ठीक, अब इस आर्टिकल को समझने से पहले जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का जो जनरल परसेप्शन है या एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उसे देखते हैं। इस चीज़ को फ़िलहाल इसको यहीं रखते हैं। बात आती है उस 5 ग्राउंड्स पे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो ओनली है, यानी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये टर्म ओनली का क्या मतलब है, आर्टिकल में पहले आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ मेंशन है। ठीक, अब इसको ध्यान से पढ़िए। 15 क्लॉज 1 में द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन। सिमिलरली 15 क्लॉज 2 में भी ये लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, पहली लाइन में ही, कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस। तो ये ओनली का क्या मतलब है? ओनली का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी सर्टेन रिलीजन है या रेस को बिलोंग करता है, या उसकी किसी कास्ट को बिलोंग करता है, या कोई सेक्स है उसका मेल या फीमेल, या प्लेस ऑफ बर्थ है, ओनली ऑन दिस बेसिस कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यानी इसके अलावा कोई और एक ग्राउंड हो सकता है, नॉट ओनली ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो स्लाइड में मेंशन किया है उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इट मीन्स दैट दे कैन बी वन और मोर एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अदर देन द अबव 5। देयर लिखना था, मैं गलत लिख दिया। ठीक, ऑन द ग्राउंड्स इज वैलिड, यानी फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शोन टू मेल सिटीजन्स व्हाइल मेकिंग रिक्रूटमेंट टू आर्म फोर्सेस इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1। यानी अगर हमें कोई रिक्रूटमेंट करनी है जिसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट हो, यानी कोई ऐसी टफ पोस्ट जो जैसे आर्म फोर्सेस में होती हैं, उसके लिए अगर प्रेफरेंस दिया जाता है या लिमिटेशन इम्पोज की जाती है कि नहीं, ये चीज़ें, ये टास्क फीमेल्स नहीं कर पाएंगी ओइंग टू द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये एक तरह से वैलिड है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कर रहा है कि उसका पर्टिकुलर ये सेक्स है, वो इस बायोलॉजिकल फैक्टर के एक तरह से इम्प्लीकेशन को समझा रहा है कि आर्म फोर्सेस में का जो टफ पोस्ट होती हैं या टफ जो टास्क होते हैं, वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ मेल्स कर सकते हैं, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, पिछले स्लाइड्स पे चलते हैं। क्या करना चाह रहा था मैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की बात हो रही थी।
ठीक। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ एक तरह से जेंडर, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, तो वो अलाउड है। यानी भले ही इस आर्टिकल में कुछ कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन दिखाना अलाउड नहीं है, लेकिन वो स्टेट कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है, नेगेटिव का मतलब वो एक तरह से आपको आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल है, यानी एक रुकावट पैदा कर रहा है। जबकि पॉजिटिव ये है कि वो आपको एक तरह से एनेबल कर रहा है, आपको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग में बताया कि ये वन ऑफ अदर कंडीशंस हो सकती है, इसलिए वो वैलिड है कि वुमेन को प्रेफर नहीं किया जाता। उसी तरह हम उसको देखने की कोशिश करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से और बहुत भी जो भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वुमेन पीछे रह गई हैं, उनकी ग्रोथ या ऑल राउंड डेवलपमेंट रह गई है। जैसे कि मैं पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट्स का ये प्रेफरेंस ये होती है कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसे फंडामेंटल बोलते हैं। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो कि फाउंडेशनल लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इसे। तो वो फंडामेंटल राइट्स यानी वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका हमें ध्यान देना है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रो करने की, इसलिए स्पेशल प्रोविजंस लिए जाते हैं ताकि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी लाइफ में, उनकी ग्रोथ में, उन्हें एक तरह से ऐसा सपोर्ट मिले कि उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर सकें। अब जैसे जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गई और ऐसी स्कीम्स जो नारी सशक्तिकरण पर बनी हुई है, वो सारी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के। ठीक। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पे आते हैं। 15 क्लॉज 4 में ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 मेंशन्ड है। ठीक। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरलाइज टर्म में ये कहना चाह रहा है कि पहले लिख लेते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में हमें जानना है 29 क्लॉज 2 और एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड टाइप्स। ठीक। ये चीज़ें मेंशन हैं। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 किसके रिगार्डिंग है? ये रिगार्डिंग है कि किसी को भी एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो स्टेट द्वारा मेंटेन्ड हो या उसके द्वारा एडेड हो, वो डिनाई नहीं कर सकते। और इसमें भी ग्राउंड्स मेंशन है। किस ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक। ये ग्राउंड्स मेंशन है। तो डिस्पाइट हम किसी को डिनाई नहीं करेंगे एडमिशन वगैरह, लेकिन इसके अलावा इसके होते हुए भी स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है एडवांसमेंट के लिए बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। यानी ये एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी प्रोविज़न बनाएंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि ऐसे प्रोविज़न्स भी गवर्नमेंट बना सकती है नॉर्मल प्रोविज़न्स के अलावा, जिसमें वो एडवांसमेंट की बात कह सकती है, यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, भले ही आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में ये एडमिशन के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन डिनाई किया गया है। ठीक। अब इसी तरह आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को अगर आप देखें तो इसमें दो आर्टिकल्स मेंशन हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी और आर्टिकल 30 क्लॉज 1, ये दोनों मेंशन्ड हैं। और आर्टिकल 15 क्लॉज 5, एक सेकंड पहले मैं आर्टिकल्स लिख लूँ। ठीक। और इस आर्टिकल्स को पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ये रिगार्डिंग है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग। ठीक। यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, दो तरह की माइनॉरिटीज़ मेंशन्ड है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक। ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको राइट है कि ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं या एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपने चॉइस से। ठीक। अब एक ये आर्टिकल है और दूसरा है 19 क्लॉज
1 क्लॉज जी। अब ये कहता है कि हर कोई फ्री है किसी भी तरह का प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक, किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन हो या ट्रेड हो ये करने के लिए, या फिर बिजनेस करने के लिए। यानी ऐसे क्लॉज दिए गए हैं कि जिसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सबको अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये कहता है कि ये सब होते हुए भी, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी के होते हुए भी, यानी दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ पहले की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी के होते हुए भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सिटीजन्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है स्टेट रिलेटिंग टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक। ये इंक्लूड करते हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी, यानी जो या तो एडेड हो या ना हो स्टेट द्वारा, ठीक, लेकिन वो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ना हो जो माइनॉरिटीज़ के लिए बने हुए हैं। यानी इन दोनों आर्टिकल्स का मेंशन करने का ये मतलब है कि भले ही सबको ट्रेड प्रैक्टिस और प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, लेकिन उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है या एक तरह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स हैं, लेकिन कंसिडरिंग द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं हो सकते, ठीक। मेरे आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक तरह से अब इन सारे जो दो आर्टिकल्स मेंशन्ड है 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5, इनको छोड़कर अब समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने अलग से इसलिए समझाया कि हमें ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं। अब सिमिलरली 15 क्लॉज 5 क्लॉज 6 का जो है, सॉरी आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में जो मेंशन्ड है, इसमें भी दो आर्टिकल मेंशन्ड है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, यानी प्रैक्टिस जो प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है, जो ट्रेड या बिजनेस करना है उसकी सबको आज़ादी है। और 29 क्लॉज 2 यानी कोई भी माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी बात, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ये कहता है कि इसमें जो दो आर्टिकल्स मेंशन है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, वो ये है कि कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है प्रोफेशन अपने मन से, कोई भी ट्रेड कर सकता है। और 29 क्लॉज 2 है कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन किसी भी स्टेट द्वारा मेंटेन्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि उसके फंड्स के द्वारा है। और उसमें 5 जो चीज़ें ग्राउंड्स मेंशन है जो मैंने बताए थे, ठीक। ये अप्लाई करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी, ठीक। अब इनके बारे में ये भी कहा गया है कि इनको 10% जो रिजर्वेशन मिलता है वो मिलेगा, बट नॉट इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह मेंशन्ड है, ठीक। अब इसको भी हम ध्यान देंगे कि एक्सप्लेनेशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किसको कहा गया है, लेकिन पहले हम इसको बारी बारी स्लाइड्स वाइज समझने की कोशिश करते हैं। 15 क्लॉज में मैंने आपको समझा दिया कि ओनली का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स पे नहीं कर सकते हम डिस्क्रिमिनेट, इसके अलावा कोई एडिशनल ग्राउंड भी होना चाहिए जिसको हम कंसिडर करेंगे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस जो शो की जाती है मेल सिटीजन्स को जब वो रिक्रूट करते हैं आर्म फोर्सेस में, ठीक, क्योंकि बायोलॉजिकल ग्राउंड है जो एक तरह से प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक। अब इसी तरह आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का है जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो कि मैंने बताया रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, पब्लिक रोड्स हैं, टैंक्स हैं, एक्सेट्रा, और उसी में क्लॉज ए क्लॉज बी भी था। अब ध्यान देने वाली बात जो मैंने पहले बताया कि ये इन्फोर्सेबल है दोनों, इंडिविजुअल और स्टेट दोनों पे, और ये एक तरह से आर्टिकल 17 को हेल्प करता है अनटचेबिलिटी को फाइट करने में। यानी आर्टिकल 17 आपका है अनटचेबिलिटी पे, जिसमें प्रोहिबिट करने की बात की कि अनटचेबिलिटी आपसे नहीं काम करेगी, मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। उसमें हेल्प करता है वो इसलिए क्योंकि आपने क्या किया, आपने प्रोहिबिट कर दिया डिस्क्रिमिनेशन। किस बेसिस पे, क्या क्या मेंशन था, जैसे आप वेल्स यूज़ करना, बेथिंग घाट्स हो गए, रोड्स वगैरह हो गया, किसी भी तरह का आप उसमें डिसेबिलिटी नहीं इम्पोज कर रहे हैं और हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को आप रोक रहे हैं, तो वो एक तरह से अनटचेबिलिटी को के रिगार्डिंग जो
फंडामेंटल राइट है उसको हेल्प कर रहा है फाइट करने में, ऐसी सोच के। अब 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 एक तरह से राइट दे रहा है सिटीजन्स को। कैसे? 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 ये राइट दे रहा है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक। यानी ये लैंग्वेज है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, यानी कानून सबके लिए बराबर है, यानी सभी इक्वल हैं, ठीक। लेकिन जब हम बात करेंगे क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 की, तो ये किसी तरह की राइट्स नहीं सिटीजन्स को दे रहे हैं, बस ये स्टेट को बता रहे हैं कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए कुछ सर्टेन लोगों के लिए, ठीक है। यानी 15 क्लॉज 3, 4, 5 और 6 ये बता रहे हैं कि हमें स्पेशल प्रोविजंस बनाना है, यानी हम कोई राइट नहीं दे रहे किसी को, इसमें कोई राइट्स नहीं मेंशन है एज सच। ये बस ड्यूटी बता रहे हैं कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो एक तरह से स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। हालांकि एग्जैक्ट ड्यूटी वर्ड तो बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जैसे मेंशन होता है कि वो एक गाइडेंस है। इसमें क्या है कि अगर स्टेट चाहे तो बना सकती है और वो किसी तरह का वायलेशन नहीं होगा, ठीक। अब इसमें एक तरह से ये लैंग्वेज किसकी है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी अगर हम ध्यान देंगे कि आर्टिकल 14 में मैंने 2 पॉइंट समझाए थे, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट था जो कि एवी डायसी ने बताया था, और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो ये कहता है कि सब बराबर हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है एक यूएस कॉन्सेप्ट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका ये मानना है कि सर्कमस्टेंसेस अगर सिमिलर हैं, यानी जो लोग इक्वल सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में प्लेस्ड हैं, उनके ऊपर एक तरह का लॉ आप कर सकते हैं इम्पोज, लेकिन बाकी के साथ नहीं। यानी डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से, या लॉ इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी तभी मीनिंगफुल है जब सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में रखे लोगों के साथ सिमिलर लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 एक तरह का राइट दे रहा है सिटीजन्स पे, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है। और 15 क्लॉज 3, 4, 5 और 6 ये कोई राइट नहीं दे रहा है सिटीजन्स को, बट ये स्टेट को पावर दे रहा है कि आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भाषा बोल रहा है, ठीक। अब कैसे बोलेंगे? जैसे 15 क्लॉज 3 को देखें, जैसा कि मैंने बताया कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन पे। इसमें सेक्स कैन बी द सोल ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो 5 ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द 5 ग्राउंड्स, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन एक तरफ से हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हो गई, ठीक। अब इसी तरह देखें, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो एक तरह का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, वो वहाँ तो एक तरह से है ही, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में वो 15 क्लॉज 3 के अंदर प्रोटेक्टेड है, यानी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक। जो 243 की सीरीज़ है वो एक तरह से तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बस। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को देखते हैं। जैसा कि बता तो दिया है मैंने, लेकिन उसको समझने की कोशिश करते हैं। 15 क्लॉज 4 का ये कहना है, उससे रिलेटेड जानकारी हम देख लेते हैं। हमने आर्टिकल्स उसमें कौन कौन से मेंशन थे वो देख लिए थे, 19 क्लॉज 1 जी और वगैरह वगैरह, अगर वो उसमें देखें तो, ठीक। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा लाया गया था, जो एक तरह से स्टेट को एम्पावर कर रहा था कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। यानी ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जो हमने 1950 में अडॉप्ट किया था, पहली बात ये। दूसरी बात ये स्पेशल प्रोविजंस बना रहे हैं इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक।
इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि ये अंडरस्टूड था कि ये ऑलरेडी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। फ्यू एक्सेप्शंस तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है, एक तरह से जो पॉपुलेशन थी इस कम्युनिटी की, वो बैकवर्ड थी सोशली एजुकेशनली, और एक तरह से इम्पोज था, यानी वो अपनी स्वेच्छा से नहीं थे, उन्हें हर तरह का एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया है। और जो 15 क्लॉज 5 का है, जो आर्टिकल्स हमने पढ़े थे उसके अलावा कि 15 क्लॉज 5 के कौन से आर्टिकल्स हैं, अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये पहली बात तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 द्वारा लाया गया था, और ये स्पेशल प्रोविजंस बनाता है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट बट एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी हम प्राइवेट को तो, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के एडमिशन के लिए। ठीक, स्पेशल प्रोविजंस बनाने की जो बात हो रही थी, और इसी द्वारा पार्लियामेंट ने, इसी पावर द्वारा जो इनको दी गई थी, पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट। राइटिंग मेरी और गलती होती जा रही है, इसलिए मैं स्लाइड्स में आपको एक बार भी दिखा दूंगा। इसमें 27% ऑफ द सीट्स जो हैं सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, उसमें जो 24 जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उसमें 27% की जो सीट्स थी वो रिजर्व थी इन फेवर ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक, लेकिन वो जो प्योर जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो प्योरली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थी वो इंक्लूड नहीं कर रहा था वो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ लिखा है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में स्टेट को एम्पावर किया गया था कि वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में माइनॉरिटी को छोड़ के उनके लिए सीट्स बचा सकते हैं या रिजर्व कर सकते हैं, और ये वो एक्ट का नाम है जिसमें 27% ऑफ सीट्स उनके लिए रखी गई थी। अब हम बात करते हैं अगले स्लाइड की, जिसमें मेंशन्ड है 2008 का सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने के पास जब केस गया तो उन्होंने 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था, ईयर था 2006 का। ठीक, तो उन्होंने इस अमेंडमेंट एक्ट को, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? ये आया था 2005 में। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो फाउंडेशनल लॉ है, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी है तो मैंने उसमें ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से खासियत है कि वो वैलिडिटी चेक करता है कि कोई भी लॉ वैलिड है या नहीं। ठीक, तो उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 का था और ओबीसी कोटा एक्ट, ये दूसरा नाम है उसी एक्ट का जो मेंशन किया था मैंने पहले, इन दोनों को उसने अपहोल्ड किया था कि दोनों सही हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने डायरेक्ट ये किया था कि एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाइए जो कि एडवांस सेक्शंस हैं। ठीक, इनको एक्सक्लूड किया जाए, जो पूरी कम्युनिटी है, वाइल इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। जो ओबीसी कम्युनिटी है उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ला के इन्हें एक्सक्लूड किया जाए जब वो लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी ऐसे लोग
या चिल्ड्रन ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ पीपल, ऐसे लोगों के बच्चे जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको ये कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, यानी ये कोटा से इनको जो भी फ़ायदा होगा इन लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्रीमी लेयर में आ गए। अब बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले मेंशन की है ग्रॉस एनुअल इनकम की। ग्रॉस एनुअल इनकम एक क्राइटेरिया है ये जानने का कि कौन क्रीमी लेयर में आ रहा है कौन नहीं। वो क्या है, जब ये कॉन्सेप्ट लाया गया था 1993 में तो वो सीलिंग थी 1 लाख की। ठीक, सिमिलरली रिवाइज करते करते ये पहुंच गई 2017 में 8 लाख। ठीक, मैंने ईयर वाइज थोड़ा सा मेंशन किया है इसमें। ठीक, अब अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू, कौन कौन से लोग हैं इसमें मेंशन है ऐसे लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, इनके बच्चे, यानी प्रेसिडेंट के बच्चे, वाइस प्रेसिडेंट, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के एंड हाई कोर्ट एट्सेट्रा। सिमिलरली जो भी ग्रुप ए या क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, अरे यार कितना गंदा है, पहले वो हैं जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जजेस की पोस्ट पे हैं, ऐसे लोगों के बच्चे। दूसरे वो जो ग्रुप ए या क्लास 1 और ग्रुप बी या क्लास 2 ऑफिसर्स हैं और इंडिया सर्विसेज के। ठीक, और इंडिया सर्विस हो गया, सेंट्रल सर्विसेज हो गया या फिर स्टेट सर्विसेज हो गया। ठीक, यहाँ तक कि इक्विवेलेंट पोस्ट अगर कोई PSUs में होल्ड करा तो उनके बच्चे भी नहीं एलिजिबल हैं इस कोटा के लिए, यानी वो क्रीमी लेयर में आते हैं। और सिमिलरली प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी ये चीज़ें दी गई हैं, ये लिमिटेशंस इम्पोज्ड हैं। अब तीसरे, वो जो कर्नल या उसके अबव हैं पोस्ट पे, किस में, आर्मी में, और सिमिलरली इक्विवेलेंट पोस्ट कर्नल के या उसके ऊपर नेवी में, एयरफोर्स में, ठीक, या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक, और चौथा ग्रुप कौन सा है? चौथा ग्रुप है डॉक्टर्स का, लॉयर्स का, इंजीनियर्स का एक्सेट्रा। पांचवा जो ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री में है। ठीक, और ऐसे लोग जो एग्रीकल्चरल लैंड ओन करते हैं एक सर्टेन लिमिट के ऊपर, और ये इंक्लूड करेगा इसके अलावा एक्चुअली वैकेंट लैंड हो गया या बिल्डिंग्स हो गई अर्बन एरियाज में। ठीक, ये उस लिस्ट पे दिया हुआ है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 6 पे आ जाता है। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात करता है, और ये कब ऐड हुआ था? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था। ठीक, ये आर्टिकल ये कहता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं सिटीजन्स, वो एडमिशन पा सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस के थ्रू। यानी ये बोला गया था कि वो लोग जो इकोनॉमिकली वीकर हैं और वो कवर्ड नहीं है एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो या OBCs हो, इसमें कवर्ड नहीं है, उनके लिए अलग से एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दिया गया है जो कि 10% है, यानी 10% ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व्ड। अब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी फैमिली इनकम, जैसे कि OBCs की क्रीमी लेयर की है, तो फैमिली की जो ग्रॉस एनुअल इनकम होगी, ग्रॉस एनुअल इनकम वो
8 लाख से कम की होनी चाहिए जिस साल वो अप्लाई कर रहे हैं उस साल के पहले, यानी प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, जिस साल वो अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले, 1 साल पहले की। ठीक। और इनकम, जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करेगा, यानी किसी एक से नहीं, वो सैलरी को भी इंक्लूड करेगा, एग्रीकल्चर के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, एट्सेट्रा, जितने भी सोर्सेस हैं। ठीक। सिमिलरली उसमें और भी क्राइटेरियाज हैं। और क्राइटेरियाज क्या हैं? दूसरा है कि वो पर्सन, उसकी फैमिली, यानी जिसकी फैमिली ओन करती है इनमें से कोई भी दिए हुए एसेट्स को, उन्हें ये EWS नहीं माना जाएगा। यानी या तो 5 एकड़ की ज़मीन हो एग्रीकल्चर की, 5 एकर्स और अबव, या मोर देन इक्वल टू 5 एकर्स, 1000 स्क्वायर फीट या अबव, कि उसके पास रेजिडेंशियल फ्लैट हो। ठीक। सिमिलरली 100 स्क्वायर यार्ड्स की नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में प्लॉट हो। ठीक। नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में प्लॉट हो। सिमिलरली 200 यार्ड या उससे ऊपर का रेजिडेंशियल प्लॉट हो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में के अलावा, यानी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में तो 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर यार्ड के अगर बराबर या उससे ऊपर है तो वो EWS में नहीं आते हैं। और अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में नहीं है तो ये लिमिट 200 यार्ड्स तक, 200 स्क्वायर यार्ड्स तक है। ठीक। इसी तरह अगर एक फैमिली की अलग अलग लोकेशंस पे, यानी जो डिफरेंट लोकेशंस हैं या डिफरेंट प्लेसेस बोल लो आप, सिटीज़ बोल लो, ऐसे सिचुएशन में जब अगर हम ये देख रहे हैं कि उनके पास 5 एकड़ ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं, या प्लॉट है कि नहीं, तो हम अलग अलग लोकेशंस पे क्लब करेंगे कि जोड़ने के बाद थोड़ा इस सिटी में, थोड़ा उस सिटी में, थोड़ा किसी और सिटी में, ये सब मिला के क्लब करके इतना उसका एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक। अब चौथा क्या है? चौथा ये है कि अगर वो रिजर्वेशन का बेनिफिट सीख कर रहा है, यानी इफ़ ही सीकिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, तो कोई भी उसका सिबलिंग, या तो एक तो पेरेंट की बात हो गई, और सिबलिंग्स भी इसमें ऐड होते हैं जो कि 18 साल से कम के हैं। ठीक। इसी तरह उसका स्पाउस और कोई भी बच्चा हो जो 18 ईयर्स से कम का हो। ठीक। फैमिली की डिफिनीशन ये है उस व्यक्ति के लिए। ठीक। ये आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और सारा डाटा दे दिया है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी अभी कोई क्वेरी या सजेशन हो, कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, या कोई व्यू देना चाह रहे हैं, कोई मुझे सजेशन देना चाह रहे हैं कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं अपने पढ़ाने में या कंटेंट्स में या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझे लिख सकते हैं। बाकी थैंक यू एंड कीप स्टडिंग, बी हैप्पी।